ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसी मुफ्त की चीज को लेने के लिए नहीं लगी है, बल्कि ये सारे के सारे लोग अपने ही पैसे पाने के लिए कड़कती धूप में परेशान खड़े हैं। एक दौर था जब लोग पैसों को घर की अलमारी में ना रखकर बैंक में रखना ज्यादा सेफ समझते थे, लेकिन अब वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ चेंज हो गए हैं। जो चोर लुटेरे पहले घरों में चोरियां करते थे, अब वो बैंकों तक भी पहुंच चुके हैं। इसीलिए आज के टाइम में बैंक में रखा पैसा भी सेफ नहीं है। और हाल ही में ऐसे ही कुछ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ। इस बैंक में लगभग 122 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक में चोरी किसी जाने माने चोर ने नहीं, बल्कि इसी बैंक में पिछले 38 साल से काम कर रहे एक इंसान ने की है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पिछले 38 साल से उस इंसान को ग्रोथ नहीं मिल रही थी, इसलिए खुन्नस में आके उसने चोरी कर ली। रीजन कुछ और ही है, जिसके बारे में जल्दी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, मुंबई में हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के बाद डिपॉजिटर के मन में बहुत सारे सवाल है। क्या उनको उनके पैसे वापस मिल पाएंगे? अगर हाँ, तो कब तक? और क्या अब उनको अपने पैसे बैंक में रखने चाहिए? क्या वो सेफ है या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया, इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या इस प्रकार के स्कैम्स के बाद हमारे इंडियन बैंक्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की जो हिस्ट्री थी ना, वो काफी क्लीन थी। इसीलिए लोग इस बैंक के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया करते थे। वैसे इस बैंक की शुरुआत हुई थी 1968 में। उस वक्त ये बैंक उतना ज्यादा फेमस नहीं था, मगर धीरे धीरे इसने मुंबई के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली। और देखते देखते मुंबई, पुणे, सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों में टोटल 28 ब्रांचेस ओपन हो गए। मुंबई में लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो इस बैंक पे ट्रस्ट किया करते थे और अपने जीवन भर की कमाई इस बैंक में जमा करके रखते थे। और दोस्तों, इस बैंक का जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट था वो हो गया था 2,436 करोड़ रुपए। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कस्टमर्स बैंक की सर्विसेज से खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जीवन भर की जो सेविंग्स है वो एक अच्छे बैंक में सेफ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके भरोसे की आड़ में बैंक में कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है। फाइनली 14 फरवरी 2025 को सुबह उनका भरोसा टूटा, जब उन्हें पता चला कि बैंक में 122 करोड़ रुपए गायब हो गए और अब उन्हें अपने खून पसीने की कमाई तुरंत विड्रॉ करने नहीं मिलेगी। ये खबर सुनते ही बैंक के हर ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि डिपॉजिटर में से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 लाख रुपए से कम पैसे डिपॉजिट किए हुए थे। देखिए, ये 90% लोग उस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपार पैसे नहीं है। वो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए पाई पाई जोड़कर बैंक में रखा करते थे। लेकिन डिपॉजिटर को असली शॉक तब लगा जब उनको पता चला कि उनकी सारी कमाई को गायब करने वाला फ्रॉड कोई और नहीं, बल्कि इसी बैंक में पिछले 48 साल से काम करने वाला हितेश मेहता है, जो आज के टाइम में इस बैंक के अंदर जनरल मैनेजर और अकाउंट हेड के तौर पे काम किया करता था। चलिए दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हितेश मेहता था, ये जनरल मैनेजर से स्कैम का मास्टरमाइंड कैसे बन गया। देखिए, हितेश मेहता ने साल 1987 से इस बैंक में काम करना शुरू किया। अब वो अंदर से पहले से ही चोर प्रवृत्ति का आदमी था या फिर बाद में बन गया, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेहता इस बैंक का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय माना जाता था। इसीलिए काफी मेहनत करके उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया था और बैंक के जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गया। और फिर उसने अपने इसी ओल्ड और ट्रस्टेड पोजीशन का मिसयूज करते हुए इस स्कैम को अंजाम दे दिया। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, जब बैंक में इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, एक एक चीज का हिसाब किताब रखा जाता है, तो आखिर हितेश मेहता ये सब कर कैसे पाया? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हितेश मेहता इस बैंक के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड था, तो उसको बैंक की हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में पता था। दूसरी बात ये थी कि ये सारा कारनामा उसने 2020 से, यानी कि लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था। अब दोस्तों, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उसमें बैंक का जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं था। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त सारा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर था और यहीं से मेहता ने अपने स्कैम की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया, बैंक से कैश को डाइवर्ट करना शुरू किया। एक चीज मैं आपको बता दूं, 122 करोड़ रुपए उसने एक साथ नहीं निकाले थे, बल्कि जब उसको जरूरत पड़ी उसके हिसाब से उसने निकाले थे। तो देखिए, प्रभादेवी ब्रांच से 112 करोड़ रुपए निकाले गए थे और गोरेगांव ब्रांच से लगभग 10 करोड़ रुपए निकाले गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, हितेश मेहता की एज 57 इयर्स है और अगले साल वो रिटायर होने वाला था। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक 57 साल के इंसान को क्या मजबूरी आ गई होगी कि उसने अपने करियर के आखिर में ये सब कुछ कर डाला, और उसने जो 122 करोड़ रुपए निकाले उसके साथ उसने क्या किया। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, लालच की कोई उम्र नहीं होती। छोटा बच्चा भी लालच कर सकता है और एक बुढ़ा आदमी भी लालच कर सकता है। और दूसरी बात है, मेहता को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब वो जरूरत क्या थी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में मेहता ने बताया कि इन पैसों का इस्तेमाल उसने रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में सट्टा लगाने के लिए किया था। साथ ही दोस्तों, उसको लग्जरी कार खरीदने का भी बहुत ज्यादा शौक था। उसने अपने इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए 1,30,000 लोगों के सपनों का गला घोंट दिया। जरा सोच के देखिए, जिन लोगों के पैसे गए उसमें से कितने लोगों ने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे
पैसे जमा किए होंगे, कितने लोगों ने दवाई के लिए पैसे जमा किए होंगे, कितने लोग अपनी शादी के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कैम गेम का जो टॉप प्लेयर है वो तो हितेश मेहता है, लेकिन स्कैम के अंदर दो लोगों का नाम और सामने आ रहा है जिनको मेहता ने ये सारे पैसे दिए थे। सबसे पहले आरोपी का नाम है धर्मेश पॉन, ये एक प्राइवेट बिल्डर है। इसको मेहता ने कांदिवली के एसआरए प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए दिए थे। जबकि दूसरा आरोपी एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्नाथन अरुणाचलम, जिसे अरुण भाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेहता ने लगभग 40 करोड़ रुपए दिए थे। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर इस घोटाले का भांडाफोड़ कैसे हुआ। तो देखिए, स्कैम तब एक्सपोज हुआ जब आरबीआई की ऑडिट टीम ने 12 फरवरी 2025 को इस बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांचेस में एक नॉर्मल ऑडिट की। तब जाके उन्हें पता चला कि बैंक से 122 करोड़ रुपए गायब है। आरबीआई के ऑफिसर्स ने मेहता से पूछताछ की, तब उसने सारी चीजें कबूल कर ली कि उसने फ्रॉड किया है, और उसके बाद में उसने सब कुछ बता दिया कि उसने स्कैम की शुरुआत कब की और उसने इन पैसों के साथ क्या किया वगैरह वगैरह। हालांकि दोस्तों ये जो स्कैम था वो जांच एजेंसीज के लिए काफी शॉकिंग निकला, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि ये सारा स्कैम बिना किसी डिजिटल ट्रेस के कैश में चल रहा था, वो भी बैंक के हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके, और 5 साल तक इसके बारे में किसी को कोई भनक भी नहीं लगी। दोस्तों मुंबई की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है और तुरंत मेहता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा उसके कहने पे पुलिस ने मेहता का जो दोस्त था धर्मेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा दोस्तों जब धर्मेश से पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो पूरे गलत है, मैंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए तो मैं वापस कर चुका हूँ। और दोस्तों इसी प्रकार पुलिस तीसरे आरोपी यानी कि जो अरुण भाई है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, मगर वो अभी भागा भागा फिर रहा है और एजेंसीज ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है, मगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों फिलहाल ये मामला इन्वेस्टिगेशन के अंडर में। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू इस स्कैम के हर पहलू को अच्छे से जांच कर रही है, शायद इसके अंदर कोई नया एंगल सामने आ जाए। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि फंड्स की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किस किस को ये पैसे भेजे गए थे। अब दोस्तों आरबीआई को जब स्कैम के बारे में पता चला तो आरबीआई ने तुरंत इस पे एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले तो बैंक का जो बोर्ड है उसे अपने अंडर में ले लिया और फिर उन्होंने एसबीआई के एक्स चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को इस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। अभी जो श्रीकांत जी है वो अगले 12 महीने तक इस बैंक के हर एक ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने इस बैंक पे कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, जैसे कि अब इस बैंक के अंदर नया अकाउंट नहीं खोला जा सकता, नए डिपॉजिट नहीं लिए जा सकते और नए लोन्स भी नहीं दिए जा सकते। ये सारे कदम इसलिए लिए गए हैं ताकि जो पुराने डिपॉजिटर हैं पहले उनके पैसे उनको पूरी तरीके से वापस मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन सवाल यह है कि क्या लोगों को उनके पैसे वापस मिल पाएंगे। सो देखिए दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि जिन लोगों के अकाउंट में 5 लाख से कम का अमाउंट है उनको उनके पैसे 90 दिन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जिनके अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है उनका क्या। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जिनका अमाउंट 5 लाख रुपए के ऊपर है, क्या उनको उनके पूरे पैसे वापस मिल पाएंगे। वैसे दोस्तों आरबीआई का गोल तो ये है कि इस बैंक के अंदर अभी जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसको सही किया जाए, साथ ही साथ में जो लोन डिफॉल्टर्स है उनसे पैसे रिकवर किए जाए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू सारी चीजों को अच्छे से इंप्रूव किया जा सके, ताकि जो बचे कुछ डिपॉजिटर्स है उनके भी पैसे उनको वापस दिए जा सके। इसके अलावा दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखा जा सके कि फ्यूचर में इस प्रकार का इंसिडेंट दोबारा ना हो पाए। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि जब मेहता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है मतलब ये केस तो क्लोज हो गया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए 122 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता और जिसने ये स्कैम किया है उसे बहुत ही आसानी से अपनी गलती को कबूल भी कर लिया, जबकि जो स्कैम करने वाले होते हैं वो सबसे पहले तो मना ही करते हैं कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। और दोस्तों इतनी आसानी से जुर्म को कबूल करने की वजह ये भी हो सकती है कि किसी और ने ये सब कुछ किया हो और उसे बचाने के लिए मेहता ने खुद जुर्म अपने नाम पे ले लिया। और दोस्तों इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुंबई की ईओडब्ल्यू ने मेहता का पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी प्लान बनाया है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो टेस्ट है मेहता की परमिशन के बाद ही होगा, क्योंकि कानूनन ये टेस्ट किसी के मेंटल प्राइवेसी के खिलाफ माना जाता है। वैसे एक और चीज बता दूं, इस टेस्ट का जो भी रिजल्ट होता है उसे सिर्फ एविडेंस के तौर पे देखा जाता है, फाइनल जजमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो स्कैम है एक बड़ा वेकअप कॉल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया लेकिन किसी को कोई भनक भी नहीं लगी, और ये केस क्लियर करता है कि अगर सिस्टम्स और इंटरनल चेक्स वीक है तो कोई भी स्कैम आसानी से हो सकता है। वैसे आरबीआई ने जो एक्शन लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो जरूर से ट्रस्ट को रिस्टोर करने का काम करेगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इस इंसिडेंट के बाद में जो फाइनेंशियल सिस्टम या जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। वैसे आपका क्या कहना है इस स्कैम के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इस स्कैम के बारे में पता चले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।